What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो यार आज हम बात करने वाले हैं स्टैगफ्लेशन के बारे में। और स्टैगफ्लेशन मैं हमेशा सोचता था कि इन्फ्लेशन तो मैंने सुना है, स्टैगफ्लेशन की क्या कहानी है भाई ये। और स्टैगफ्लेशन एक्चुअली इन्फ्लेशन से भी बुरा होता है, पर इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कहाँ। और फिर उसके बाद हम ये भी बात करने वाले हैं कि ये स्टैगफ्लेशन का क्लासिक केस कहाँ था और कहाँ इसमें क्या दिक्कत आई थी उस टाइम पर। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो पहले इन्फ्लेशन समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है बेसिकली? इन्फ्लेशन में क्या हुआ तुम्हारा कि जब किसी चीज़ की तुम्हारे फॉर एग्जांपल कार से समझते हैं, कोई कार आप कार खरीदने गए, 10 लोग कार खरीदने गए, पर 10 लोग कार खरीदने गए मारुति के शोरूम के सामने, और 10 में से सिर्फ कार उनके पास 5 है। अब सब आदमी कहेंगे भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो हर आदमी कहेगा भाई मैं 100 रुपये ऊपर बढ़ाऊंगा, वो कहेगा मैं 200 रुपये और दे दूंगा तुम्हें जाओ। कोई आदमी कहेगा भाई मैं 500 रुपये ज़्यादा दे दूंगा तुम्हें जाओ, तुम कार हमें दे दो। अब क्या होगा इसमें? 5 लोगों को ही कार मिल सकती है क्योंकि 5 ही कारें खड़ी है शोरूम पे, राइट। तो 10 लोगों को एक्चुअली जाना पड़ेगा, तो वो 5 लोग वो कार लेके जाएंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। तो उससे क्या होता है कि प्राइस ऑटोमेटिकली कार का बढ़ गया, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं उन्होंने बोली लगाना शुरू कर दी, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा देना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा पैसा फेंकना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली कार वाले ने कहा लगा लो बोली भाई, हमें भी फ़ायदा होगा। तो कार का प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया इस तरीके से, और इस तरीके से प्राइस राइज हुआ तो आ गया इन्फ्लेशन। इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। जहां हमने सप्लाई और डिमांड को कांस्टेंट रखा है, प्राइस को बढ़ गया, राइट। मतलब कि बेसिकली डिमांड बढ़ गई हमारी, इसलिए प्राइस बढ़ गया। सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, यानी कि कार जो है, नंबर ऑफ कार्स 5 ही है, राइट। तो ये समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे समझना है हमें इन्फ्लेशन क्या होता है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन तो ठीक है समझ में आ गया, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन वो एक बहुत ही भयंकर सिचुएशन है जब लोगों के पास पैसा जेब में है नहीं और कार मैन्युफैक्चरर की डिमांड भी नहीं है। तो अब बड़ी दिक्कत है। फॉर एग्जांपल मारुति 800 के ही शोरूम पे गए दोबारा एक बार सब लोग, ठीक है, और मारुति 800 के पास 10 कारें पड़ी हैं, 10 कारें खड़ी हैं। अब जो 5 लोग पहुँचे वहाँ, इस बार 10 कारें खड़ी हैं और 5 ही लोग पहुँचे। अब मारुति 800 को तो बेचनी है और कस्टमर आ नहीं रहा, और 5 लोगों ने कहा कि तुम्हारी कार की प्राइस एक्स है, समझ लो 100 रुपये, राइट। तुम्हारी कार की प्राइस 100 रुपये है भाई, तुम्हारी तो कार वैसे भी नहीं खरी, 90 में दे दो या 60 में दे दो। तो मारुति वाले दिमाग ये लगा रहे हैं कि यार हमारी मैन्युफैक्चरिंग में 50 रुपये लग गए और 10 रुपये हमारा मार्केटिंग में लग गए, इसमें लग गए 70 रुपये तो हमें कार बच रही है, हम तो नहीं देंगे इससे नीचे। और मारुति वाले बेचने होते यार नहीं है। बाइंग के लिए जो कस्टमर खड़ा है उसके पास भी पैसे नहीं है, तो वो भी कह रहा भाई 50 में दे दे, भाई 40 में दे दे। और वो मारुति वाला कह रहा भाई मेरा पड़ता खाता नहीं आ रहा, वो कह रहा भाई मेरी तो 70-75 की तो खरीद है, जैसे एक नॉर्मल बिजनेसमैन बोलता है हमारे यहाँ कि इतने की खरीद है भाई। तो अगर इतने की खरीद है उसकी और वो नहीं बेचना चाह रहा है, तो ये एक क्लासिक केस है स्टैगफ्लेशन का। जब लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है और मारुति जो कार कंपनी है, जो मारुति की कार कंपनी है, वो उनका जो पड़ता खाता नहीं आ रहा बिजनेस करने में, उनको कार बेचने में उनको प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिख रहा है, तो वो भी अपना माल नहीं निकाल रहे सस्ते में। अब यहाँ एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट खड़ी हो जाती है, जब ना वो बायर के जेब में पैसा है और ना खरीदार उसको बेच पा रहा है, क्योंकि उसको लॉस बुक नहीं करना है। सॉरी, उनको जो दुकानदार को लॉस नहीं लेना है, इसलिए वो भी बेच नहीं पा रहा। तो ये होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में 3 चीज़ें बड़ी ज़्यादा, आप देखोगे तो 3 चीज़ें बड़ी क्रूशियल होती हैं। एक तो हाई इन्फ्लेशन, प्राइस का दाम जो है वो हर चीज़ का बड़ा होता है, तो लोगों के हाथों में इतना पैसा नहीं होता है। प्राइस का दाम बड़ा होता है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता कि वो उतना खरीद पाए। हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है इस टाइम पे। ये तीनों चीज़ें आप देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये स्टैगफ्लेशन है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। और आप देखोगे कि डिमांड जो है वो डिमांड भी कम हो रही है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग मतलब खरीदना भी नहीं चाह रहे। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन बहुत ज़्यादा होता है, खरीदना नहीं चाह रहे तो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो खरीदना नहीं चाह रहे। या फिर मार्केट में ऐसा सेंटीमेंट है लोगों के दिमाग में कि यार पता नहीं क्या हो जाए, अनसर्टेनिटी लग रही है लोगों को। फॉर एग्जांपल मैं अभी जब वहाँ था रशिया में, तो रशिया नहीं, मैं था यूरोप में। तो यूरोप में मैं देखता था जो ईस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में है लातविया और इन सब में, लोग इन्वेस्ट नहीं करते स्टॉक मार्केट में। वहाँ मैं उनसे पूछता था तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो? वो कहते नहीं। मैं कहता क्यों? कह रहे कुछ पता ही नहीं भाई, कुछ पता ही नहीं कब पता चला रशिया की वॉर हो जाए, रशिया पता चला यहाँ हमला कर दे तो हम कहाँ जाएंगे, और हम कहाँ से पैसे निकालते विड्रॉ करते फिरेंगे, स्टॉक मार्केट तो क्रैश हो जाएगा, हम क्या करेंगे।
तो उनको एक अनसिक्योरिटी है, उनको एक ये है कि कुछ पता नहीं, अनस्टेबिलिटी है, उनको पता नहीं है कि भाई कल क्या होगा। तो ऐसे टाइम पे लोग खर्चा नहीं करते, लोग ऐसे टाइम पे चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते, ऐसे कोई भी एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ, इसलिए वहाँ के लोग घर नहीं खरीद रहे, वहाँ के लोग कारें बहुत ज़्यादा नहीं खरीद रहे, वहाँ के लोग सिर्फ अपनी खर्चा करते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत लोगों से मिला, वो कैश में रखते हैं अपना पैसा, बैंक में भी नहीं रखते, वो कहते पता नहीं हमें कब भागना पड़ जाए इधर से। तो ये बड़ा क्लासिक था, मैं बड़ा सोचता था कि अरे भाई ये क्या चल रहा है इधर। और हमें लगता था, मतलब हम इंडियंस तब भी एज कम्पैरेटिवली हम ज़्यादा वो ट्रस्ट वर्दी, हम ट्रस्ट रखते हैं पूरे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, वो नहीं रखते थे। वो कहते हैं भाई हम नहीं रखेंगे बैंक में पैसा। तो बहुत सारे लोग कैश में काम करते हो, कैश में ही पैसा रखते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका फुल टोटल स्टैगफ्लेशन का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में क्या होता है। यार देखो, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका डायरेक्ट ही इम्पैक्ट है, क्योंकि लोगों के पास क्या है कि अब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोग स्टॉक्स नहीं खरीद रहे। अब जो कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनीज है, तो एक तो स्टॉक नहीं खरीद रहे तो उसका प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, जो अपनी दुकानदारी चला रही हैं, उनको जो माल है वो महंगा मिल रहा है। तो उनको जो माल महंगा मिल रहा है, क्योंकि प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन भी है उस टाइप में, प्राइस भी हर चीज़ का आगे, और डिमांड भी नहीं है, तो उनको माल महंगा मिल रहा है, तो उनका पड़ता खाता नहीं आ रहा, तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उनको नहीं निकल पा रही है। तो उसके वजह से वो अपने जो प्रॉफिट है वो दिखाई नहीं पा रहे हैं, और उनको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। तो प्रॉफिट नहीं हो रहा तो स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाएंगे ही नहीं। अब स्टॉक के प्राइसेस, प्रॉफिट नहीं हो रहा इसलिए भी ऊपर नहीं जा रहे, ऊपर से कोई खरीदारी नहीं कर रहा तो भी ऊपर नहीं जा रहे। तो इसका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे स्टैगफ्लेशन का, और बहुत साल के लिए स्टॉक मार्केट तब एक बहुत ही लंबे समय के लिए एक रेंज में फंस जाती है। ना वो बहुत ज़्यादा नीचे जाती है, ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, वो एक रेंज में ही घूमती रहती है स्टॉक मार्केट बहुत साल तक, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा बाइंग नहीं आती। स्टॉक मार्केट के लिए हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ऑप्टिमिज्म। जब तक ऑप्टिमिज्म नहीं होगा इकोनॉमी को लेके, फ्यूचर को लेके, फोरकास्ट को लेके, लोग एक्चुअली एक्स्ट्रा बाय नहीं करेंगे। जब तक एक्स्ट्रा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं आता है, जब तक मार्केट पुश नहीं होता है ऊपर। तो ये पूरा क्लासिक केस है स्टैगफ्लेशन का। अगर आप देखो तो 1970s में ऑयल क्राइसिस हुआ था यूएस में, और वो क्लासिक केस था, क्लासिक एग्जाम्पल था स्टैगफ्लेशन का, जब लोगों के अंदर बहुत ही डिप्रेसिंग माहौल हो गया था। लोग सोच रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट अब बढ़ेगा ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है तो लोगों के जेब में पैसा नहीं आता है। जब लोगों की जेब में पैसा नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं, लोग जेब में पैसा नहीं आता है तो लोग खरीदारी नहीं करते लोग। अब इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि स्टैगफ्लेशन का अगर हम समझने पाएँ, फॉर एग्जांपल अगर 1970s का हम ऑयल क्राइसिस को ही ले लें, तो उस टाइम पे स्टैगफ्लेशन अगर आ गया तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आदमी क्या करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि चलो पैसा हम पुश कर देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि पैसा लोगों के हाथ में आ जाएगा तो लोग खरीदारी करेंगे तो फिर देखो कि हर किसी के हाथ में फिर पैसा आ गया तो फिर प्राइस और बढ़ेगा, और ज़्यादा लोग खड़े हो जाएंगे किसी मारुति के शोरूम पे आगे। तो ये ऐसा केस है जहाँ पैसा भी पंप नहीं कर सकते आप, नोट और छाप भी नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा नोट छापोगे और लोगों को दोगे तो खड़े हो जाएंगे वहाँ दुकानों पे जाके कि हाँ भैया हमें कारें दो। अब कारें दो, फिर उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो प्राइस भी कंट्रोल करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस भी ज़्यादा है चीज़ों का, डिमांड भी कम है, ऊपर से क्या कहते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा भी नहीं है। तो ये एक क्लासिक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है पूरा मार्केट, पूरी इकोनॉमी, जहाँ सालों साल तक जब तक लोग ज़्यादा पुश करके अपने आप को काम ना करें, अपने आप को प्रोडक्टिविटी ना बनाए, जब तक वो उस स्टैगफ्लेशन के ट्रैप से बाहर नहीं आ पाता। तो इसका सिर्फ एक ही काम है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ में जो प्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ती है दोबारा, तो एक तरह प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जो लेबर की, तब स्टैगफ्लेशन को थोड़ा सा बीट किया जाता है, तब थोड़ा सा पुश होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और तब आगे थोड़ा सा स्टैगफ्लेशन से निकला जा सकता है। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो स्टैगफ्लेशन को बीट कर सकते हैं? तो अब आप देखोगे बहुत सारे एफएमसीजी सेक्टर से उनको पकड़ा जाता है, उनको कहा जाता है कि ये स्टैगफ्लेशन के टाइम पे हेज की तरह बिहेव करते हैं। हेज मतलब कि बचाने की तरह कोशिश करते हैं, तो आपका स्टॉक जो पोर्टफोलियो वो गिरता नहीं है। अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल स्टैगफ्लेशन में आप फंस गए, आपका पूरी इकोनॉमी फंस गई, आपके पास स्टॉक्स फंसे हुए हैं। अब आप उस टाइम पे कौन सा सेक्टर नहीं चलेगा,
कौन सा सेक्टर चलेगा। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं ग्रोथ नहीं आएगी तो लोग कारें नहीं खरीदेंगे, लोग ग्रोथ नहीं आएगी तो लोग घूमेंगे फिरेंगे नहीं, टूरिज्म पे इम्पैक्ट आ जाएगा तो उसमें स्लो डाउन हो जाएगा, तो उनके स्टॉक्स नहीं चलेंगे। पर ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो चलेंगे स्टैगफ्लेशन के दौरान भी। कौन से? एफएमसीजी सेक्टर्स, मतलब कि ऐसे वो स्टॉक्स जो खाने पीने से रिलेटेड है, वो चीज़ें लोग खाएंगे पिएंगे तो ना, बेसिकली अगर कुछ भी नहीं होगा तो लोग आटा दाल चावल तो खाएंगे ना, रोटी सब्जी तो खाएंगे। तो बिस्किट है, ये आटा दाल चावल, ये वाली कंपनीज हमेशा ऐसे एक्ट करती हैं ऐसा हेज, कि अगर स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो में कोई भी प्रॉब्लम आए, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी भी स्टैगफ्लेशन आए, तो ये वाले इनकी तो बिक्री वाली होती रहेगी, क्योंकि लोग खाना बंद नहीं करेंगे, तो वो वाले स्टॉक जो है वो गिरते कम है। तो ऐसे स्टॉक्स को एज अ हेज अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर यूज किया जाता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो आई होप इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन और आप कैसे उसको हेज कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर लगाओ। इफ़ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ और भी आप जानना चाहते हो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। That's it for this video. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.